ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग के हवाले से मैं एक अपडेटेड पिक्चर, एक मंज़रनामा आपके सामने रख सकता हूँ। इस वक़्त मैं मंज़रनामा बहुत हद तक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने रखूँगा कि बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने जो तफ़सीलात माँगती हैं, इनमें से हर एक डेवलपमेंट के ऊपर आप एक वीलॉग कर सकते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद मैं इनमें से चंद पॉइंट्स को उठा के उसकी मज़ीद तफ़सीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये बुलेट पॉइंट्स आप सुनें क्या है? सबसे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस वक़्त ज़हनी सूरत-ए-हाल ये है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने ईरान में किससे बात करनी है। बिकॉज़ हमारे हमलों के नतीजे में वो जो सेकंड लीडरशिप थी जिससे हमें बात करनी थी, वो अब हमें पता चला है कि वो सारी की सारी लीडरशिप जो है, वो हमारे ही हमलों में मर गई है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद हमलों के नतीजे में मुझे लगता है कि बाकी लोग भी मर जाएँगे और कोई लोग ऐसे बचेंगे ही नहीं। अब हमें ईरान में किसी को जानते ही नहीं है, जिसके साथ कि हम बात कर सकें। इसी मीडिया इंटरैक्शन में उन्होंने बहुत सख्ती से ये भी कहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इसराइल ने मुझे कंट्रोल करवा के ये जंग मुझसे करवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसराइल को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसराइल को डिक्टेट कर सकता हूँ। इसराइल की कैसे हिम्मत हो सकती है कि इसराइल मुझसे कोई जंग करवाए? इसकी वजह ये है कि अमेरिका में मुसलसल ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस जंग में अमेरिका का लेना-देना क्या था और अमेरिका ने ये जंग जो है वो सिर्फ़ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के इसरार के ऊपर या उनके प्रेशर में की है और प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो है उसने कांग्रेस की परमिशन लिए बगैर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में खिलौना बन के एक जंग जो है उसका आगाज़ जो है वो कर दिया है। और जब जर्मन चांसलर मर्ज यहाँ पे थे, वहाँ पर अखबारी रिपोर्टर्स ने बाकायदा ये सवाल जो है वो अमेरिका के सदर से पूछा और अमेरिका के सदर ने कहा नहीं, मैं ही इसराइल को कंट्रोल करता हूँ, आप लोगों को गलत अंदाजा है। अलबत्ता उन्होंने कांग्रेस को जो लेटर लिखा है, अब ये इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है, कांग्रेस को एक लेटर लिखा है, वो प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट थी। असल में तो प्रेसिडेंट को कोई जंग कांग्रेस से पूछे बगैर करनी ही नहीं चाहिए थी कांग्रेस की परमिशन के, लेकिन उन्होंने एक इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है कि 1973 का एक कानून ये कहता है कि अगर अमेरिका के सामने ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी हो और कांग्रेस तक पहुंचने का वक्त ना हो और अमेरिका के ऊपर हमला को रोकना हो और अमेरिकी लाइफ्स को बचाना हो, तो प्रेसिडेंट जो है वो जंग का आगाज़ कर सकता है। तो उन्होंने लेटर में एक्सप्लेनेशन दी है कि ईरान, उनके पास ये रीज़न था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास रीज़न टू बिलीव था कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला था और अमेरिका के बेसिस पे हमला करने वाला था, अमेरिका की फ़ौजों पे हमला करने वाला था और अमेरिकन्स की जानें बचाने के लिए प्रेसिडेंट को ये एक्शन जो है वो करना पड़ा और उसके एलाइज़ जो हैं, जिसमें उसके मतलब जीसीसी के एलाइज़, उसके अलावा इसराइल को भी बचाना था, इसलिए उनको ये हमला जो है वो करना पड़ा। मार्को रूबियो जिन्होंने पहले रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा था कि हमें इसराइल की वजह से ये जंग करनी पड़ी, बिकॉज़ इसराइल ने हमला शुरू कर दिया और हमें मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ा, बिकॉज़ हमें खतरा था कि अब इसराइल ने चूँकि हमला कर दिया है, इसलिए अब ईरानी हमारे ऊपर हमला करेंगे। अब उन्होंने पैंतरा बदला है। अब वो जब कांग्रेशनल लीडर्स को मिले हैं, जिसमें सेनेट के लीडर्स भी थे और हाउस के लीडर्स भी थे, तो मार्को रूबियो ने ये कहा है कि देखें, द बॉटम लाइन इज़ दिस कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो कन्विंस थे कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि अमेरिकन लाइव्स को, सर्विसमैन को बचाना है, इसलिए हमें ये जंग जो है वो करनी पड़ गई। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट जो इस वक़्त चल रही है, जिसमें दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, अमेरिका के फॉर्मर मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एडवाइज़र्स, इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, हिंदुस्तान के जनरल जैसे जनरल बख्शी की मैंने जो उस पे डिबेट देखी हिंदुस्तानी चैनल्स पे, वो ये कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर कैसे आप एक कामयाब रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो अब तक मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये पिक्चर दी गई है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें बूट्स ऑन ग्राउंड की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका के पास बूट्स हैं ही नहीं ग्राउंड पर रखने के लिए, बिकॉज़ फंक्शनल फ़ौज जो है वो कोई सवा लाख के 1.5 लाख से ज़्यादा इस वक्त नहीं है। तो कोई ट्रूप्स ऐसे हैं ही नहीं जो ईरान में लैंड किए जा सकें वहाँ की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट को ये बताया गया है या उनको ये समझाया गया है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिस किस्म के वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान में, उसमें ईरान अगर ये हमले जारी रहेंगे और चंद दिनों तक या हफ्तों तक, और वो कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते तक हम ये जंग जारी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो ईरान के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं, टॉप लेयर, सेकंड, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने टॉप लेयर भी मार दी है, सेकंड लेयर भी मार दी है, अगली लेयर भी मर जाएगी। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की, मिलिट्री की, पॉलिटिकल साइड की, इवन पुलिस की, जब उनको हम ख़त्म कर देंगे तो रेजीम जो है वो सारा का सारा जो है वो क्रम्बल कर देगा। इसका आप अंदाज़ा ये लगाएं कि पहली रात थी या पहले 24 घंटे थे, उसमें अमेरिका की फोर्सेस ने अंदाज़न 500 हमले ईरान के मेनलैंड पे किए, लेकिन जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें फिगर 900 का है। और इसराइल का पहले दिन का फिगर था कि उसके 200 जहाज़ों ने 500 किए हैं, अगले दिन का फिगर गालिबन 500 से ज़्यादा है। अच्छा, ये हमले हो कैसे रहे हैं इतने? इसके हवाले से बहुत से आर्टिकल छप रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये हमले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप्स की मदद से हो रहे हैं, बिकॉज़ जब तक ये ऐप्स नहीं थी तब तक इस किस्म के हमलों का एक प्रोसेस ये था कि आपको हमले का एक डिज़ाइन बनाना पड़ता था, फिर एक फोर्स कमांडर से या सीनियर कमांडर उसको देखता था कि क्या लीगली तौर पे अंडर द वॉर लॉज ये हमला किया जा सकता है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। अब एंथ्रोपिक की जो ऐप है क्लॉड, वो सारे ये फैसले करती है। तो ये जो गुज़िश्ता 24 घंटे में 900 हमले किए हैं, ये सब के सब क्लॉड ने सैंक्शन किए हैं। और ये क्लॉड ही का वो मसला है जिसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब निकोलस मदुरो को उठाया गया था वेनेजुएला से, तो वो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था और उसकी स्ट्रेटजी थी, वो क्लॉड की ऐप ने डिज़ाइन की थी। लेकिन क्लॉड की जो कंपनी है एंथ्रोपिक,
एंथ्रोपिक की जो सीईओ और उनकी जो टीम है, डेरियो अमोडाई, उनका वहाँ से झगड़ा शुरू हो गया पेंटागन से, क्योंकि उनका कहना ये था एंथ्रोपिक का कि हमने ये ऐप इसलिए नहीं बनाई थी कि इसके ज़रिए आप जंगें करें और जो वेपन सिस्टम्स हैं उसका ऑटोमेटेड इस्तेमाल करें। दूसरा मसला ये था कि पेंटागन ने कहा कि एज़ पर द न्यू लॉज़ जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं, आप क्लॉड की तरह की ऐप को डोमेस्टिक अमेरिकन सिटीज़न्स के ऊपर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंथ्रोपिक को इन दोनों चीज़ों पे एतराज़ है, इसलिए एंथ्रोपिक ने पेंटागन से अपना रिलेशनशिप वो मान नहीं रहे हैं इसको, और अब पेंटागन ने कहा है कि हम ये रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। बहरहाल इस वक़्त अगले 6 महीने तक एंथ्रोपिक की जो ऐप है क्लॉड, उसको अभी भी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको आप डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। ज़हन में ये भी रखिए कि जो सैम एल्टमैन है, जिनकी एआई कंपनी है, जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उन्होंने अलबत्ता पेंटागन के साथ उन तमाम एग्रीमेंट्स को मान लिया है, और डोमेस्टिक सर्वेलेंस, व्हिच इज़ वेरी बैड न्यूज़ बिकॉज़ हम सब चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक सर्वेलेंस भी उस नए कानून का हिस्सा है जिस पे कि सैम एल्टमैन ने दस्तखत कर दिए हैं। मान वो नहीं रहे, लेकिन हकीकत जो एनालिसिस से पता चल रही है वो हमारे सामने यही है। जो सीन्स आ रहे हैं तेहरान से डेथ एंड डेवस्टेशन के, वो खौफनाक हैं। बहुत से विजुअल्स हैं जिन्हें आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि तेहरान के अंदर किस कदर तबाही जो है वो इसराइली और अमेरिकन बॉम्बिंग के नतीजे में मची है, और गालिबन और भी शहरों में यही सूरत हाल है। ऑफिशियल जो फिगर है रेड क्रिसेंट का, ईरानियन रेड क्रिसेंट का, वो तो 900 प्लस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फिगर बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत अंडर एस्टिमेट है। जब आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही स्कूल के अंदर साउथ ईरान में हज़ारों लोगों ने उस फ्यूनरल के अंदर, उन्होंने, अब फ्यूनरल हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में, नमाज जनाजा हुआ है, जहाँ 175 बच्चे, जिसमें से मोस्टली गर्ल्स हैं, उन्हें वहाँ पे दफनाया गया है, और ये मुनीब, मेरे ख्याल है इस जगह का नाम जो है वो मुनीब है। अब ईरान में जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि मुज्तबा खामेनेई, इमाम अली खामेनेई के साहिबजादे, जिनकी उम्र तकरीबन 54 बरस है, 54 ईयर्स, उनके ऊपर कंसेंसस हो गया है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का, और वो नए सुप्रीम लीडर होंगे। अभी ये चीज़ फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके बारे में ही बात की जा रही है। और जो सोर्सेज हैं जिन्होंने अमेरिकन मीडिया को बताया है, उनका ये कहना, ईरानियन सोर्सेज का ये कहना है कि मुज्तबा खामेनेई जो हैं वो बहुत मॉडरेट हैं, वो अपने अपने फादर से डिफरेंट हैं, और इनके मुकाबले में जैसे अली रज़ा, मेरा ख्याल है जो दूसरे जो जिन पे पहले लग रहा था कि एक कंसेंसस है, उनके मुकाबले में ये बहुत मॉडरेट हैं, और उनको आप एक तरह से सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, क्राउन प्रिंस MBS, उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उनकी आइडियाज़ को। ये भी वैसे ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि मुज्तबा खामेनेई की अपनी अहलिया, उनका अपना बच्चा, उनकी वालिदा और उनके वालिद जो हैं वो अमेरिकन और इसराइली स्ट्राइक्स का शिकार हो चुके हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें 88 मेंबर्स हैं, उनकी जब मीटिंग हुई, इसराइलीज़ को पता था, उन्होंने 2 दफ़ा हमले किए, लेकिन इसराइलीज़ को ये नहीं पता था। कोम के शहर में उन्होंने वो बिल्डिंग उड़ा दी, तो हम उस बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी जब इसराइली फ़ज़ाइया ने उसके ऊपर हमला किया, एयरफोर्स ने। और अब ईरानियंस भी समझदार हो गए हैं। ये जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, ये वर्चुअल हुई हैं, एक सुबह को हुई, एक शाम को हुई। मैं एक डिस्कशन देख रहा था, कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इससे पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह किसी के वो एडवाइजर भी रह चुके हैं, उनकी डिस्कशन थी मैट गेट्स के साथ, जो अमेरिका वन या वन अमेरिका का अपना प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले कांग्रेसमैन भी रहे हैं। उसमें कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने ये कहा, और मुझे लगा कि वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन बेसिस जो हैं मशरक़ वस्ती के अंदर वो डिसफंक्शनल हो गए हैं। हमारी सूरत हाल ये है कि हमें इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर फॉल बैक करना पड़ रहा है इस वक्त। अमेरिकन नेवी की जितनी भी सप्लाई लाइन है, जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, और बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे वो इंडिया के साथ जो लिमोवा एग्रीमेंट्स किए हुए थे लॉजिस्टिक और कॉपरेशन के, उनकी वजह से इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो है वो चूँकि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ हैं और उन्होंने कोई एग्जैजरेशन कर दी है, तो मैंने कम से कम घंटा डेढ़ लगाया इस चीज़ को सर्च करने के लिए, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये हकीकत है। इस वक्त जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेज और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ती के अंदर जो सारे 10 बेसिस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे, वो बेसिस उनके बाय एंड लार्ज जो है वो डिस्फंक्शनल पड़े। दिस